Goal, nation's leading institute. Hello student, welcome to the online platform of Goal Institute. My name is Swarnim Vidya and I am here to present the solution of NEET 2023 paper. So I am expecting, in fact I am sure कि आपका NEET का पेपर बहुत अच्छा गया होगा. आप सभी ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, बहुत अच्छे से उसे अटेम्प्ट करके बबल किया होगा एंड द पेपर ऑफ बॉटनी वाज क्वाइट इजी. इनफैक्ट कह सकते हैं कि कुछ एक आध मॉडरेट क्वेश्चंस छोड़ के लगभग पेपर बहुत टू द पॉइंट और बहुत ही सिंपल पेपर था. तो आज जो है हम आपको बॉटनी का सोल्यूशन बता रहे हैं जो कि स्टार्ट होता है, मींस हम जो बता रहे हैं सोल्यूशन वो है आपका H3 कोड का. और ये H3 कोड में आपका बॉटनी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 101 से. एंड सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जो भी कोड है सीक्वेंसेस अलग होंगे लेकिन बातें वही होंगी. तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड कुछ भी नहीं था, टू द पॉइंट था. आप सभी ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे. तो एक ब्रीफ सोल्यूशन हम जो है एक बार देख लेते हैं. तो 101 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि टिश्यू कल्चर में आपने लिया मीजोफिल सेल. अब मीजोफिल सेल हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि वो बना होता है पैरेन्काइमा का. पैरेन्काइमा का मतलब है कि ये परमानेंट टिश्यू है जो कि G0 स्टेज में होता है. इसको हम वापस से G1 स्टेज में ट्रांसफर करवा के हम उसका मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी रिगेन करवा सकते हैं. तो इसका मतलब है कि हम इसको लैब में कल्चर कर रहे हैं और कल्चर करके कैलस बनवा रहे हैं. कैलस क्या है आपका? मास ऑफ सेल है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है. मतलब है कि इसमें डिवीजन हुआ तभी तो आपका क्या बना? कैलस. अब याद करो पीजीडी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका है स्ट्रेटेजी से, लेकिन पीजीडी का कंसेप्ट इसमें मिलाया गया है. ये बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन की. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पैरेन्काइमा इसमें चेंज हो रहा है, मैच्योर टिश्यू वापस से इमेच्योर हो रहा है और मैच्योर टिश्यू वापस से इमेच्योर होता है तो हम उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. एंड इसमें आपका ये है ऑप्शन नंबर 4. आंसर नंबर हो जाएगा इसका 4. डिफरेंशिएशन मीन्स मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन किसी चीज का ऑपोजिट करो तो डी लगा दो, तो डी डिफरेंशिएशन. आंसर इसका हो जाएगा 4. ये और भी बहुत ज्यादा सिंपल इकोसिस्टम का क्वेश्चन है. इसमें आपसे बस ये पूछ रहा है कि बताइए आर जो है वो क्या है. और आर हम सभी जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपने खुद के रेस्पिरेशन के लिए कुछ कंज्यूम करते हैं और उसके बाद जो बचता है वो ट्रांसफर करते हैं अगले कंज्यूमर्स को. तो आर यहाँ पे है रेस्पिरेटरी लॉस और ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेस्पिरेटरी लॉस. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज द नेट अवेलेबल फूड फॉर द कंज्यूमर्स, या नेट अवेलेबल बायोमास मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आंसर विल बी 1. चलिए लेट्स प्रोसीड. 103 स्टेटमेंट देख के बड़ा लग रहा है लेकिन इस स्टेटमेंट में कोई जान नहीं है, बहुत एकदम स्ट्रेट. मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ लाइन को रटे होंगे तो भी बन जाएगा, कोई कंसेप्ट नहीं. उसने कहा क्या कि हम जाइलम के हेल्प से जो है 130 मीटर, मतलब एक रफ डेटा दिया कि 100 मीटर से ज्यादा तक हम जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वाटर को. और उसमें उसने कहा क्या है कि इतना एक्सटेंसिव फोर्स जनरेट होता है कि इतने तक ले जा सकता है. वेरी गुड. तो ये आपका क्या है स्टेटमेंट? सही है, ठीक है. 130 क्या 150, 200, 220 मीटर तक भी जा सकता है. बनियान पीपल काफी बड़े पेड़ होते हैं. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका प्लांट के बॉडी को कूल करता है. और ये सही बात है. ट्रांसपीरेशन क्या है? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में होता क्या है कि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करो और खुद जो है वो इवेपोरेट कर जाता है. मीन्स है कि आप सराउंडिंग से जब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मीन्स सराउंडिंग के टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दे रहे हैं. और लोअर डाउन कर दे रहे हैं इसका मतलब है कि सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट आ रहा है. दैट इज लगभग कह रहा है, ये एनसीईआरटी का एकदम डायरेक्ट डेटा है कि लगभग ये आपका 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर देता है. यस, इट्स वेरी मच ट्रू. तो आपका दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है और बहुत एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट लाइन है आपका क्वेश्चन का. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3. ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 104 जो कि इससे भी सिंपल है. इसको इजी नहीं इजीएस्ट के कैटेगरी में डालेंगे. आपसे पूछ रहा है N2N 3N. अब ये चीज क्लास होता तो हम डिटेल में आपको बताते कि एक जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करता है कि मियोसिस करके आपका बना देता है 4 मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 डिजेनरेट करके बचा एक, और वो एक हैप्लॉइड, जो कि मियोसिस से बना है तो एक हैप्लॉइड होगा. उस हैप्लॉइड मेगास्पोर में 3 स्टेज का माइटोसिस होता है जिससे कि एम्ब्रायो सैक बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट.
अब जितने भी बनेंगे सेल सारे के सारे तो हैप्लॉइड होंगे, मींस एंटीपोडल्स ले लो या सिंगल पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल पूरा लेंगे तो n+n होगा, लेकिन एक पोलर न्यूक्लियाई लेंगे तो n, एंटीपोडल्स भी n, एग भी n और सिनर्जिड्स भी n। यानी कि अगर सिनर्जिड, एंटीपोडल, एग और सिंगल पोलर न्यूक्लियाई दिया है तो ठीक है, सही होगा। 2n हम जानते हैं जाइगोट जो कि फ्यूचर में एम्ब्रायो बनाएगा। 3n आपका क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि बाद में आपका धीरे धीरे उसके सेल डिवाइड करके एंडोस्पर्म बताएंगे। तो ये चीज आपका, ये तीनों टर्म आपका दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। आंसर हो जाएगा आपका 1, सिनर्जिड्स है, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो एंडार्च एक्सार्च की आप बात करते हो दैट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी जाइलम। टोटली गलत बात है, प्राइमरी जाइलम से रिलेटेड है। और प्राइमरी जाइलम में भी जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है प्रोटोजाइलम, सेकेंड फॉर्म मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्च, प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च। मीनवाइल जो मेटाजाइलम है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। एक्सार्च कंडीशन बोलता है कि रूट सिस्टम का कॉमन है, ठीक है, ये बात सही है, रूट में होता है एक्सार्च। याद करने का ट्रिक भी है, RX जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं RX, तो R से रूट, X से एक्सार्च हो गया। तो इसमें देखिए कि इस कोड में आपका ये चीज आता है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बोल रहा है कि केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज, केल्विन साइकिल के हेल्प से एक ग्लूकोज बनाना है। यानी पूरे साइकिल में आपका 3 स्टेप आता है। एक स्टेप होता है रिडक्शन, जहां पे एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP 2 NADPH2 लगता है, मींस 6 CO2 फिक्स होगा। तो इस स्टेप पे आपका 12 ATP लगेगा प्लस 12 NADPH2। नेक्स्ट है कि केल्विन साइकिल तो पूरा लेना है, तो रीजेनरेशन भी लेंगे तो वहां 6 ATP लगता है। इसका मतलब देख लीजिए 18 ATP और 12 NADPH2। इस कोड में हमारा ऑप्शन बनता है ये आंसर नंबर 4। चलिए, हासिलिंग मैच्योरिटी मतलब है कि मैच्योरिटी को जल्दी लाना, फासन अप करना, जल्दी करवाना। अब मैच्योरिटी जल्दी ला रहा है, इसका मतलब सीड जल्दी बनाएगा, और सीड जब वो जल्दी बनाएगा मीन्स है कि ये काम जो है वो आपका करता है कौन, जिब्रेलिक एसिड। हम लोग पढ़े थे, याद होगा, जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो मार्केट वैल्यू बढ़ाता है, फार्मर्स के लिए इनकम बहुत अच्छा जनरेट करता है। जैसे शुगर केन वगैरह पे आप छिड़क दो तो उसका लेंथ, फ्रूट का शेप इंप्रूव होता है, मार्केट सेलिंग ज्यादा होगी। जैसे माल्टिंग प्रोसेस बढ़ाता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि आपका क्या होता है कि मैच्योरिटी जल्दी लाता है, सेनेसेंस डिले कर देता है, लंबे टाइम तक क्रॉप रहेगा फील्ड में, जिससे किसान जो है, फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारा काम जो है जिब्रेलिक एसिड का करता है। मीन्स है कि एज पर कोड H3 आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, सारे ऑप्शंस को आप मैच कर लें, ये हमारा सोल्यूशन बनता है फ्रॉम 101 to 107। अब देखते हैं हम लोग फर्दर क्वेश्चंस, जो कि आपका हमने 107 तक देखा था। अब हम लोग 108 से आगे तक देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हो लास्ट ईयर से, मैच द कॉलम में दिया गया था। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में किस फेज में होता है? तो हम सब जानते हैं कि यूकैरियोट्स में आपका जो वीआईपी स्ट्रक्चर्स है, सेंट्रियोल एंड डीएनए, जो बहुत ही वीआईपी है सेल डिवीजन के लिए, वो आपका जिस फेज में होता है उस फेज का नाम ही दे दिया गया सिंथेसिस फेज, यानी कि इसका आंसर होगा एस फेज। एंड एज पर द कोड, जिनके पास ये कोड है उस हिसाब से आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 एस फेज और द सिंथेटिक और सिंथेसिस फेज। G1 इज गैप, G2 इज गैप, जिसमें कि डीएनए सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही सिंपल है, इकोसिस्टम से बहुत सिंपल, कोई ट्विस्ट, कोई परेशानी नहीं है। बोल रहा है डेट्रिटिव और फ्रेगमेंटेशन कराता है, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। पहले सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और वो जो ऑर्गेनिज्म करते हैं लाइक माइट्स, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, उसे हम कहते हैं डेट्रिटिवोर्स, बिल्कुल सही बात है ये। अगला बोलता है कि जो ह्यूमस बने, मीन्स जो 4th स्टेप होता है ना, कि पहले फ्रेगमेंट करा दो, छोटे पार्ट्स बनेंगे, उसमें से कुछ जो वाटर सोल्यूबल चीज होगा वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। तो ये वाला चीज भी आपका क्या है, सही है। 3rd स्टेप होता है कि जो बचे फ्रेगमेंट्स है उस पर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। वैसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे दिया है कि अर्थवॉर्म कराएगा कैटाबॉलिज्म। अभी जस्ट बताए थे डेट्रिटिवोर होता है अर्थवॉर्म, फ्रेगमेंटेशन कराता है, ये स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। 4th स्टेप है कि ह्यूमस बना,
कि कैटाबॉलिज्म करने के बाद पाउडर्ड सब्सटेंस जो बनते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस बना तो वो जो ह्यूमस है उसको फर्दर तोड़ा जाएगा, सारे मिनरल्स निकाले जाएंगे बाय प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। ये वाला चीज है आपका बिल्कुल सही है। तो ए बी सी अपना सही हो गया, ई जो है वो गलत हो गया। डीएफसी स्टार्ट, डीएफसी तो डेट्रीटस से स्टार्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट से स्टार्ट ये नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट कुछ खास सही नहीं होगा। अगर ये बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस में रहता जहां कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो शायद हम डिकम्पोजर्स मान के इसको ले सकते थे। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जिसमें एबीसी दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 3। ये मैंने आपको सर्कल आउट कर दिया। हेट्रोस्पोरस मीन्स है माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कोई भी एल्गी ब्रायोफाइट हेट्रोस्पोरस नहीं होता है। सारे जिम्नोस्पर्म, सारे एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। एंड ये जो आपका टेरिडोफाइट्स में बात करें तो दो प्लांट्स जो एज पर एनसीईआरटी, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन साल्विनिया एंड साल्विया। साल्विया एंजियोस्पर्म है जो कि मस्टर्ड के साथ एग्जांपल आता है डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फिलामेंट का। यहाँ पे आपका हेट्रोस्पोरस साल्विया सेलाजिनेला। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, H3 के हिसाब से आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। अगला देखिए बोल रहा है एजर्शन रीजन, बहुत ही सिंपल, देख के बस डर लगने वाला है। कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी 2 स्टेप पे यूज होता है, बहुत सही बात। एजर्शन रीजन में हमेशा ढूंढना है, दोनों को पहले सही पता करो गलत पता करो, वो पता चल जाए आफ्टर दैट हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ग्लूकोज, अब बोल रहा है कि कौन कौन से स्टेप, जब ग्लूकोज से आप 6 फॉस्फेट बनाते हो, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज से आप 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं, देख लीजिए इसके पास कोई फॉस्फेट नहीं, इसके पास है, मतलब वो फॉस्फेट एटीपी ने डोनेट किया होगा अपना एक और एडीपी में चेंज हुआ होगा। यहाँ पे भी एक है, यहाँ 2 है, मतलब एक एटीपी ने डोनेट किया होगा, तो यहाँ पे ये भी सही है। अब जो है बिकॉज लगा के स्टेटमेंट को रीड करने की कोशिश कीजिए, सेंस बनेगा। ATP is used in 2 steps in glycolysis process because, या कह सकते हैं where they are used, कि भाई 2 स्टेप है तो क्यों है 2 स्टेप पे, कहाँ यूज हो रहा है ये बताओ। तो बिल्कुल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब है कि ये 2 स्टेप पे यूज हो रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है कि हाँ कहाँ कहाँ 2 स्टेप है, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन होगा जहाँ रीजन एंड असर्शन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है। और ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो है, हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका 3rd वाला, कि बोथ A and R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला, कि फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड इन कन्वर्शन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब है कि एकदम से, एक तो ये एविल क्वार्टेट वाला क्वेश्चन था, एविल क्वार्टेट, 4 कॉज थे, हैबिटाट लॉस, दूसरा था आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा था आपका एलियन स्पीशीज, चौथा था आपका को एक्सटिंक्शन। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है वो होगा आपका हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3rd। ये चीज दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर 3rd में। अनइक्विवोकल मतलब है कि कंफर्म प्रूफ, कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये 1952 के एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से दिया गया था। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 4th हो जाएगा, आंसर नंबर 4th। चलो बढ़ते आगे, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ ओजोन, बैड ओजोन ट्रोपोस्फियर, गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फियर। तो आपका जो थिकनेस है वो ग्राउंड टू टॉप जो है वो आपका मेजर होता है DU में, डॉब्सन यूनिट। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3rd। अपने कोड के हिसाब से आप मैच कर सकते हो, डॉब्सन यूनिट जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला बोल रहा है कि वाटर स्प्लिटिंग के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है। 3 मिनरल होते हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, मैंगनीज। देखिए कौन सा है ऑप्शन में, मैंगनीज दिया है एंड दैट इज इन ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3rd। बोल रहा है अगला क्वेश्चन 116 कि फेबाशियस सोलानेशियस से क्यों अलग है। लेग्यूमिनस फैमिली, पोटैटो फैमिली। अब इसमें कई पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमारे पास तो 4 ऑप्शन है, उसको देख के एलिमिनेट करके बनाना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि मोनाडेल्फस मोनोथीकस, हमारे किसी भी फैमिली में मोनोथीकस नहीं पढ़ना है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही चला गया। अब मोनाडेल्फस फेबाशिया नहीं होता, डायाडेल्फस होता है। एपीफाइलस डाइथीकस, डाइथीकस तो ठीक है, एपीफाइलस जो है वो आपका देखने को मिलता है लिलियेशिया फैमिली में, जो कि लिली फैमिली पेरियांथ वाला केस।
डायडेल्फस डाइथिकस, ये सही है, इसका भी आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ वाला भी देख लो, एक बार पढ़ लो। पॉलीडेल्फस एपिपेटालस, पॉलीडेल्फस पढ़े थे, सिट्रस में है, और एपिपेटालस सोलानेशियम में है, फेबाशिया से कोई लेना देना नहीं है। तो 116 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आप इससे मैच कर सकते हैं अपने H3 कोड को, और नहीं तो मैंने आंसर्स भी बता दिया, आप उस हिसाब से अपने किसी भी कोड के आंसर को मैच कर सकते हैं। एस फेज हो जाएगा, इसमें पहला ये तीनों सही है, बाद का गलत है। हेट्रोस्पोरस सैल्विनिया सेलेजिनेला, एटीपी इज यूज्ड, ये दोनों ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एविल क्वार्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटाट लॉस, अनइक्विवोकल 1952 हर्शी एंड चेस, थिकनेस ऑफ ओजोन डॉब्सन यूनिट, वाटर स्प्लिटिंग मैंगनीज क्लोरीन, अगर दोनों ना रहे तो कैल्शियम भी माना जा सकता है। फेबाशिया का डिफरेंस डायाडेल्फस और डाइथिकस एज पर आवर ऑप्शंस, इसको आप नोट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। हम लोग क्या है 116 तक देख लिए थे सोल्यूशन, अब थोड़ा सा देखते हैं 117 से। अब देखिए ये सब भी डायरेक्ट टू द पॉइंट है, कहीं कोई कंसेप्चुअल ट्विस्टिंग नहीं है, कहीं कोई एक चीज भी एक वर्ड भी, एक ग्रामर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। चलो जरा सा हम लोग देख लेते हैं 117 में। बोलता क्या है कि मॉस जो कि एक ब्रायोफाइट है, उसका मेन बॉडी है गैमेटोफाइट। बोलता है उसका पहला स्टेज कौन सा है, प्रोटोनीमा। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एजर्शन रीजन है, तो हम पहले तो सही और गलत ढूंढ लेंगे, बाद में देखा जाएगा। दूसरा बोलता है कि क्यों है पहला स्टेज, क्योंकि आपका ये प्रोटोनीमा जो है वो पिछले पेरेंट के डायरेक्ट स्पोर से डेवलप किया है। तो अगर ये अभी आपका लेक्चर क्लास होता तो हम इसमें पूरा स्टेज बताते, जो कि आधे घंटे का टाइम लेता है। लेकिन मीनवाइल आप जानिए, आपका सब पढ़ा हुआ, आपने अटेम्प्ट किया, सही भी बनाया आपने, मुझे ये पूरा भरोसा है। प्रोटोनीमा इसलिए पहला है क्योंकि वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप करता है। सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें ये ऑप्शन दिया है, दैट इज थर्ड। तो 117 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो उसके बाद EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, नाम ही बोल रहा है, ऐसे को टैग देना, पॉइंट आउट करना, ऐसा सीक्वेंस जिसको आप पॉइंट आउट करते हो जो एक्सप्रेस करता है इनटू व्हाट, प्रोटीन भी दिया था। ये थोड़ा सा बहुत मजेदार ऑप्शन था, प्रोटीन भी था, RNA भी था। अगर जरा सा भी एनसीईआरटी का लाइन मिस हुआ होगा, बहुत बच्चों ने प्रोटीन मार्क किया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा RNA, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। तो देखिए कि ये ऑप्शन किसमें है, तो ये ऑप्शन है आपका थर्ड में। काफी ज्यादा हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो रहा है, तो आंसर थर्ड होगा। फिर ये भी एकदम डायरेक्ट लाइन है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के पैराग्राफ का सबसे एकदम लास्ट लाइन है, पेज नंबर 83-84 पे आपका एनसीईआरटी में होगा कि किसने दिया था, ताकि हम जीन मैपिंग प्लॉट कर सके। तो ये था मॉर्गन सर के जो स्टूडेंट थे, वो दिए थे अल्फ्रेड स्टूटेवैन। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आंसर नंबर हो जाएगा 1। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड भी कर लो, कहीं स्टूडेंट ना हो कि आपका उसके टीचर के बारे में तो नहीं पूछा है। तो कह रहा है कि वॉज फर्स्ट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो पहली बार इन्होंने ही किया था अल्फ्रेड स्टूटेवैन। नेक्टर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट। अब देखो ऐसे और ऐसे चीज को अट्रैक्ट करना चाहेगा ना फ्लावर, जिसके अंदर फीलिंग हो, कॉन्शियसनेस हो। अब वो लिविंग ही है। अब देखो इन ऑप्शन में से कौन सा लिविंग वाले केस का ऑप्शन है, तो आपका है क्या, बैड, विंड, इंसेक्ट, बर्ड। अब क्या है कि बर्ड जो है वो आपका क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंट विजिटर्स नहीं है, उसके लिए कुछ उसका अलग डिमांड है, एग लेइंग पोजीशन होना चाहिए, कुछ ऐसा देना चाहिए, नहीं है ऑप्शन में। इसका आंसर इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट वाला। तो कंफ्यूज मत होना कि सीधे एनिमल वाला देख के बर्ड भी मार्क कर दो मैम, सही होगा, इंसेक्ट भी। इंसेक्ट यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि उसको नेक्टर कलेक्ट करके, जैसे हनी बीज वगैरह है, वो आपका हनी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही सारे हमारे ऑप्शन थर्ड सही हो रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है, अप हिल ट्रांसपोर्ट, एंड अप हिल है, एटीपी यूज करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो एक्टिव कौन से ऑप्शन में है, तो एक्टिव क्या है, दिया हुआ है आंसर नंबर 2। अपहिल वाला जो केस है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर, टुवर्ड्स रहता तो पैसिव का कोई नाम होता, लेकिन अगेंस्ट है तो आंसर नंबर 2, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर बोलता है कि डीएनए को आप इथीडियम ब्रोमाइड से कर दो स्टेन। वेरी गुड, आप स्टेन कर दीजिए, जो हम करते हैं ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम, और स्टेन करने के बाद यूवी लाइट में देखो तो ब्राइट ऑरेंज दिखता है। देखो ब्राइट ऑरेंज किस ऑप्शन में मेंशन्ड है आपका, तो आपका दिया हुआ है क्या, ब्राइट ऑरेंज कलर है ऑप्शन नंबर 2 में। अब एक चीज आप देखोगे ध्यान से कि सिर्फ बायोटेक के प्रिंसिपल से ही हर स्टेप से लगभग क्वेश्चन पूछ दिया है। पूरे क्वेश्चन की अगर हम एनालिसिस करें तो सारे स्टेप को इंक्लूड कर लिया। जैसे यहाँ पे आपका ये सेपरेशन
जो कट फ्रैगमेंट्स है उसका है। आगे हम देखेंगे कि और भी आपका फर्स्ट स्टेप से भी क्वेश्चन पूछा है, पूरे स्टेप से भी पूछ दिया है। चलिए आपका 123 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो। बोलता क्या है कि लेट वुड मतलब ऑटम वुड, ऑटम मतलब विंटर या ऑटम वाला, उस समय बहुत कम एलिमेंट्स बनते हैं, जाइलरी एलिमेंट्स मतलब जाइलम के, सही बात है। कैम्बियम लेस एक्टिव होता है विंटर में, वेरी गुड, ये भी सही बात है। तो ये दोनों देखो क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन ये बनता है क्योंकि विंटर या ऑटम के टाइम में लेट वुड के पास जाइलम एलिमेंट्स क्यों कम होते हैं, क्योंकि उस समय कैम्बियम क्या होता है, लेस एक्टिव। क्योंकि जोड़ के आप पढ़ो तो आपका एजर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन बन जाता है। तो देखिए जरा सा कौन सा है आपका ऑप्शन। तो 123 का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगेन फिर से आपका क्या है, थर्ड दिखा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला द मोस्ट इजिएस्ट वन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन हम पढ़े थे कहाँ पे, तो एक्साइल हमने पढ़ा था कि जो भी सोलानेशिया, जो भी लिलिएशिया का एग्जाम्पल होगा, चाइना रोज होगा, आपका सिट्रस होगा, वो सब किस में आएगा, एक्साइल में। देखो ऑप्शन में इन सब में से कहीं किस ऑप्शन में नाम है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में डायंथस है, नहीं होगा। डायंथस और प्रिमरोज जो है वो आपका फ्री सेंट्रल है, पी जो है वो आपका मार्जिनल है। सेकेंड में सारे नाम है, सभी एक्साइल है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। चलिए उसके बाद भी आप देख सकते हो, प्रिमरोज अगेन फिर फ्री सेंट्रल है, कुकम्बर बेसल में आ जाता है, चाइना रोज, बीन्स एंड लुपिन। कुछ बच्चे कुकम्बर देख के डर गए होंगे कि एनसीईआरटी से बाहर है, बट डरना ही नहीं था, आपका सेकंड मिल गया था तो आगे सर्च करने की जरूरत भी नहीं थी। प्लियोट्रोपिज्म, प्लियो मीन्स मेनी, जीन एक लेकिन इफेक्ट बहुत सारा। देखिए ये लाइन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। अब देखो अगेन ये फिर से आपका आ गया स्टेप नंबर 1 कि चिल्ड इथेनॉल डालिए, और तब आपका फर्स्ट स्टेप होता है बायोटेक का कि आइसोलेट करके आपने चिल्ड इथेनॉल डाला, प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्या प्रेसिपिटेट करता है, डीएनए। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सारे आंसर्स अभी तक सही हो रहे होंगे। आप इसको एक बार नोट कीजिए, रेफर कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे का क्वेश्चंस और हम लोग स्टडी करते हैं। तो 126 तक हमने किया था और हम देखे थे यहाँ तक एक पैटर्न कि बायोटेक के सारे स्टेप्स को इंक्लूड किया। आगे और भी दिखेगा, बायोटेक के स्टेप्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। आगे देखिए कि आपका जो क्वेश्चन आता है 127, बोलता क्या है ये क्वेश्चन। अब इतना बड़ा लिखने से इस चीज को बोरिंग बनाने से बेटर है कि सिंपल सा एक वर्ड लिखे, डीप वाटर राइस, कि पूरा पानी भरा हुआ है खेत में, फिर भी आपका राइस अच्छे से सरवाइव कर रहा है। पेटियोल्स जो है बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर का जो इंटरनोड है वो काफी इलोंगेट कर गया। तो वो चीज जो है, जो हार्मोन हेल्प करता है, उसका नाम है इथाइलिन। मैंने आप सभी को सिखाया था कि इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी प्लांट को प्रोमोट रखने में, अपने सारे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। सो द आंसर विल बी इथाइलिन। एंड नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस ऑफ H3 कोड। तो इथाइलिन आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उस फेज में होता है जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में, मियोसिस के मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज में। देखिए पैकाइटिन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 4। चलो आगे बढ़ते हैं। आरएनए पॉलीमरेज पढ़े थे ना हम लोग, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में एक ही पॉलीमरेज है जो सारा पॉलीमराइजेशन करवाता है। यूकैरियोट में पॉलीमरेज 1 है जो आरआरएनए को करवाता है 28, 18, 5.8। आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो एचएनआरएनए, जो कि आपका इमेच्योर एमआरएनए है, जो कि बाद में स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग से मैच्योर होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 आपका करवाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, 5 एसआरआरएनए और टीआरएनए। देखो कौन सा ऑप्शन है, आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए ऑप्शन दिया हुआ है सही, 4th वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला देखिए बोला टैसल्स। टैसल्स मतलब जो हेयर जैसा होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं भुट्टे का जो बाल है, वो एक्चुअली क्या है, स्टिग्मा स्टाइल है। और स्टिग्मा स्टाइल है तो फ्लावरिंग स्टेज में ये स्टिग्मा स्टाइल रहा होगा, मतलब है कि पॉलन ग्रेन को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। तो देखो कि कौन सा ऑप्शन है पॉलन ग्रेन कैप्चर करने वाला। तो पॉलन ग्रेन कैप्चर करने वाला अपना है क्या, ऑप्शन नंबर 4th। तो अब देखिए 4th ऑप्शन बनने के बहुत सारे सीरीज बन गए, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। उसके बाद अगेन देखो जीन गन स्टेप, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट था। जीन गन उस सेल के लिए होता था जिसके पास वॉल है, जैसे कि प्लांट सेल।
इसमें हम लोग गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के फायरिंग करते थे, बॉम्बार्डमेंट। तो देखिए गोल्ड एंड टंगस्टन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 1। सेल्यूलोज डोंट टेक, ये डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल का लाइन है। केमिस्ट्री में भी ये चीज आप पढ़े होंगे कि स्टार्च के पास अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, स्ट्रेट एंड ब्रांच दोनों चेन है जो कि हेलिक्स बनाता है जिसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है। सेल्यूलोज ऐसा कोई हेलिक्स नहीं बनाता है जो आयोडीन को ट्रैप करके कोई कलर शो कर सके। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये लाइन लिखा है। तो ये लाइन आपका लिखा है H3 कोड में ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। चलो 133 बोलता है सेंट्रोमियर डिवीजन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का डिवीजन। एनाफेज 2 होता है मियोसिस में और एनाफेज ऑफ माइटोसिस। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में माइटोसिस का नहीं एनाफेज, तो मतलब एनाफेज 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 फ्रॉम H3 कोड। रिमेंबर फ्रॉम H3 कोड। अगला चीज है PS2 का पीक। PS2 का पीक एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका 3680 नैनोमीटर। PS1 का होता है 700, इसीलिए PS1 को P700 बोलते हैं, इसको P680 बोलते हैं। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, 2 समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। 1992 में अर्थ समिट और ठीक रियो डी जेनेरियो जो कि आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और ठीक 10 साल के बाद जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड समिट। देखिए 1992 किस ऑप्शन में है, तो अपना बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। अगेन H3 कोड। अगला सेक्शन बी में चलो हम लोग आते हैं। सेक्शन बी में आपका क्या था? सेक्शन ए का एक क्विक रिव्यू ले विद इन 10 सेकेंड्स। तो सेक्शन ए में लगभग 28-29 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी कैटेगरी के थे और बाकी मॉडरेट थे। टफ एक भी क्वेश्चन नहीं था, बस दिखने वाला स्यूडो टफ लग रहा था। दिखने से लग रहा था बहुत टफ है, लेकिन कोई रीजन एजर्शन एज सच कोई टफ नहीं था। अगला सेक्शन बी में पहला ही क्वेश्चन। अब देखो पेपर में मैच द कॉलम भी बहुत है, मतलब है कि बच्चों के लिए फेवर में आ जाता है। अगर आपको 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो शायद आप सही कर सकते हो। बोलता है M फेज G2 फेज क्वाइसेंट है G1। पिछले ही साल के पैटर्न पे कॉपी किया है। पिछले साल SG1 करके लिखा हुआ था। M फेज के कई लाइन हो सकते हैं। देखिए मैच द कॉलम से क्या फिट करेगा। M फेज के लिए आपका फिट करेगा कि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। G2 के लिए क्या फिट करेगा, तो इस दौरान क्या है कि आपका प्रोटीन्स जो है उस प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। क्वाइसेंट G0 स्टेज इनएक्टिव होता है, प्रोलिफरेट नहीं करता। मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करता। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा। एंड G1 फेज में बचा क्या? इंटरवल बिटवीन पिछले माइटोसिस और अगला S फेज, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आता है। मतलब है कि M और S फेज के बीच में आता है, डीएनए रेप्लिकेशन फेज के बीच में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा H3 कोड के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका 4 जाएगा, G2 फेज का आपका 1 जाएगा, क्वाइसेंट फेज का 2 और इसका 3। इसे नोट कर लीजिए, रेफर कर लीजिए। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यहाँ तक सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से शुरू होता है, तो हमने 136 देख लिया था सेक्शन बी से, उसके बाद आता है 137। सेक्शन बी हम लोग देख रहे हैं। सेक्शन बी में आप कह सकते हो कि 2-3 टफ थे। टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था, एंजाइम वगैरह से पूछ दिया था। तो ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ सकते थे, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे, जैसे ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए 137 बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कहते हैं कि गॉस सर ने कहा कि कभी भी कोई 2 क्लोजली कंपीटिंग स्पीशीज एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा ही था कि एक गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत कि जो सुपीरियर होगा वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा। तो ठीक बात है, ये बातें जो है बिल्कुल सही थी। उसके बाद कह रहा है कि कार्निवोर ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होंगे। क्यों होंगे? कार्निवोर तक जाते जाते इकोसिस्टम का थोड़ा दिमाग लगाना। कार्निवोर तक जाते जाते एनर्जी तो एज पर 10% लॉ एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कम जाएगा। तो जिस वजह से आपका क्या है कि कार्निवोर के कम नंबर सस्टेन होंगे। अब जब नंबर कम होगा तो जिस वजह से आपका कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। हार्बीवोर्स का तो नंबर ज्यादा है। अब जिस चीज पे कार्निवोर डिपेंडेंट है वो रिसोर्स काफी है, लेकिन कार्निवोर का खुद नंबर कम है। इसका मतलब है कि कार्निवोर पे हार्बीवोर के तुलना में ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। तो इसका आंसर देखिए 1 और 2 कहाँ पे दिया, 1 सही एंड 2 गलत। तो ये है आपका फर्स्ट में।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। पूछ रहे राइबोसोम में कितने तरह के प्रोटीन हैं, तो या तो 70 टाइप्स के अगर प्रोकैरियोट है तो, या तो 80 टाइप्स के अगर यूकैरियोट है तो। ऑप्शन में 70 नहीं दिया तो 80 होगा आंसर। देख आंसर कहाँ पे 80, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3rd। मैच द कॉलम अगेन, सिंपल। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन, जहां पे पाइरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज किया जाता है, तो मैच करते जाओ। तो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के लिए अपना कौन सा ऑप्शन आ जाता है, तो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के लिए आ जाता है 2, सेकेंड वाला, क्योंकि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वहां पे काम करता है लिंक रिएक्शन में। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, देखिए एज पर ऑप्शंस ईएमपी पाथवे, एमडेन मेयरहॉफ पार्टनर्स पाथवे, तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए अपना हो जाएगा ईएमपी किसमें है, 4th में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ईटीएस वाली बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3rd, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका क्या होगा, 1st आंसर। तो जरा सा देख लो कि कौन सा आंसर होना चाहिए, 2431 2431, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। अगला देखिए, ये सारी बातें हैं वो लिखता है क्लीने फिल्टर्स के लिए। अब देखो ये वाला गलत है, ये तो डाउन सिंड्रोम इन्होंने बताया था 1866 में। मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट स्टेचर नहीं, बहुत लॉन्ग स्टेचर है। डायग्राम में भी देखो टर्नर एंड क्लीने का डायग्राम दिया है। रिटार्डेशन, मेंटल, साइकोमोटर, ये सारे रिटार्डेशन डाउन सिंड्रोम में होते हैं, क्लीने फिल्टर्स में नहीं। स्टेराइल जो है ये होता है। इसका मतलब है कि बी एंड ई, देखिए बी एंड ई ऑप्शन जो है वो आपका किस में जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1st एज पर H3 कोड। मैलोनेट जो है वो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कि ईटीएस और क्रेब्स साइकिल दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए कि ये क्या कह रहा है ऑप्शन में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3rd। उसके बाद 142 केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस मतलब किसी केमिकल का पैसिव मूवमेंट, ताकि उस पैसिव मूवमेंट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो उससे हम एटीपी बना सके। तो इसके लिए पहला चीज चाहिए कोई मेम्ब्रेन, दूसरा चाहिए आपका प्रोटॉन पंप, तीसरा चाहिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, चौथा चाहिए आपका क्या है कि एनर्जी जिससे कि वो पंप कर सके। तो देखो ये सारे डिमांड्स जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ये सारा डिमांड जो है वो फुलफिल हो रहा है। पहले तो सेकंड ऑप्शन ऐसे ही गया, एनएडीपी सिंथेस बिल्कुल सही नहीं है। प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, 1 गया। थर्ड बोल रहा है मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेस, ये बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर अपना आ जाएगा आंसर नंबर 3rd। क्वेश्चन 143 अगेन मैच द कॉलम है। कोहेशन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या है कि अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ए का 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, बी अधेशन दूसरे सरफेस के साथ, तो ये आपका बी का 4 हो जाएगा। सी बोल रहा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में क्या होता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है सरफेस एरिया कम करने के लिए। मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, तो सी का 1 हो जाएगा। एंड डी बोल रहा है गटेशन, लिक्विड के फॉर्म में, गटेशन, गट से लिक्विड फॉर्म में रिलीज हो, तो आपका बच जाता है क्या 3। तो 2 4 1 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारे कोड के हिसाब से 3rd में, तो आंसर नंबर जो है वो हो जाएगा आपका 3rd। इसे आप रेफर कर सकते हैं। हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, ज्यादा नहीं है और बहुत इजी क्वेश्चंस है, फटाफट कवर अप करते हैं। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन, अगेन क्या है, एक मैच द कॉलम है, ऑन द स्पॉट मैच करते हैं। चलो आयरन दिया है, अब देखिए इस ऑप्शन में से आयरन क्या क्या काम करता है, FC3 करके आपको याद करवाए थे, फेरेडॉक्सिन, कैटलेज, क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका दिया है कैटलेज, तो चलिए ए का 3 हो जाएगा अपना, वेरी गुड, ए का आपका 3 हो जाएगा। बी का चलो देखो, जिंक, जिंक ACC याद करवाए थे, ऑक्सीन, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम, सॉरी कार्बोक्सिलेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑक्सीन दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा बी का। चलो सी दिया है क्या, बोरॉन, बोरॉन से क्या बताए थे, बुद्धि, बोरॉन से आएगा बुद्धि, मतलब है कि मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, पॉलन जर्मिनेशन है, और आपका कह सकते हो इलोंगेशन है, डिफ्रेंसिएशन है, ट्रांसलोकेशन है, ये सब काम कौन करेगा, बोरॉन। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4th हो जाएगा इसका, डिफ्रेंसिएशन वगैरह जिस काम में बुद्धि लगेगा वही आपका जरूरत होगा। 2 हो जाएगा डी का, फिर 2 डी क्या है, मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम में हम क्या बताए थे, नाइट्रोजन में 2 N होता है, एक नाइट्रेट रिडक्टेज और दूसरा नाइट्रोजिनेज।
तो चलो देखो, आपका सेकंड ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सही हो जाएगा। जरा सा देखे, 3142 आपका फर्स्ट में ही है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एज पर H3 कोड। उसके बाद चलिए, आपका दिया है 145 में स्टेप्स। हम क्या बताए थे कि बायोटेक के स्टेप्स को, एक भी स्टेप्स को इसने छोड़ा नहीं है। तो आपका क्या है, आइसोलेशन। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए मैम फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ध्यान दो आइसोलेशन ऑफ फ्रैगमेंट है, नॉट डीएनए। तो ये तो आपका बाद में आएगा। तो इसमें इस हिसाब से सबसे पहले आप काटोगे, सबसे पहले तो डीएनए आइसोलेट करेंगे, वो है नहीं, तो उसके बाद क्या आएगा, काटने का काम, तो बी हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा बी। उसके बाद काट दिए तो आप क्या करेंगे, फ्रैगमेंट को आइसोलेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो सी हो जाएगा। और तब उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे वेक्टर से, और तब उसको होस्ट में इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है, और जरूरत पड़े तो एम्प्लीफिकेशन करोगे, तो डी हो जाएगा एंड देन ए। तो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका बी सी डी ए, किसमें, थर्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो 146 अगेन आपका क्या है, मैच है। म्यूचुअलिज्म ऑन द स्पॉट मैच करते हैं, फटाफट बताओ। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस इंटरेक्शन हम बताए थे, तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका फोर्थ में है। चलिए ठीक है। बी वाला है कमेंसालिज्म प्लस 0, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। सी वाला हम आपको बताए थे अमेंसालिज्म -0, देखिए किस ऑप्शन में है, सेकेंड में। तो डी अपने आप क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो देखो 4 1 2 3 आपका आता है आंसर नंबर फोर्थ। चलिए 147 बोल रहा है क्या, बहुत बड़ा सा लाइन था, उसका यही सेंस है। मॉर्फोलॉजी के इन्फ्लोरेसेंस के फर्स्ट पैराग्राफ से उसने लिया है कि फ्लावर एक्चुअली मॉडिफाइड शूट है, जिसमें कि आपका शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होता है, जहां पे इंस्टेड ऑफ लीव्स जो आपके फ्लोरल अपेंडेजेस है वो फॉर्म करना शुरू होते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत नहीं है इसमें। उसके बाद रीजन बोलता है कि इंटरनोड नहीं लॉन्गेट करता है, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये भी सही बात है, अभी जस्ट बताए थे ना कि बड़ा एक्सिस था, छोटा हो गया। जहां आपका लीफ बनता अलग अलग नोड पे, अब क्या है कि रिंग के फॉर्म में सारे होल्स बनेंगे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किसी को आप शूट क्यों बोलोगे, क्योंकि उसमें आपको नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर फिर से थर्ड ऑप्शन रिपीट होना शुरू होगा। चलो 148 में बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि वाटर हाइसिंथ ग्रोज अबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर एंड लीड्स टू इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स। बिल्कुल सही बात है, वाटर हाइसिंथ है ही टेरर ऑफ बंगाल। The amount of some toxic substances of industrial wastewater increases in the organisms at successive trophic levels. बिल्कुल सही बात है, जहां पे आपका वेस्ट जनरेट होगा तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने से टॉक्सिक केमिकल्स जो कि आपके लिपिड सॉल्युबल है बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। यूट्रोफिकेशन का ही एक्सटेंशन है, यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा जिससे कि वो सारे ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव, ये गलत बात है, इम्प्रूव नहीं, दे डिग्रेड द क्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फोर्थ इज नॉट करेक्ट। एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन का प्रिकर्सर है, बढ़ा देगा जिससे क्वालिटी पुअर होगी, डिग्रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 फटाफट देख लेते हैं, लास्ट आपका बॉटनी सेक्शन से, जिसमें हम लोग कवर अप कर लिए, और फिर उसके बाद जूलॉजी में कुछ बॉटनी के पार्ट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो उसको भी हम देख लेंगे। 150 कह रहा है क्या कि असर्शन जिम्नोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब है कि जो जिम्नोस्पर्म में है ना वहां पे पॉलन ग्रेन आपका रिलीज होता है किसके हेल्प से, एयर के करंट से। और आर बोल रहा है कि जिम्नो में जो है वो आपका पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं करता है। ये टोटली गलत बात है और ये सही बात है। पॉलन ट्यूब यहाँ भी बनता है, उधर भी बनता है, एंजियोस्पर्म में भी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए करेक्ट और आर फॉल्स है। ये ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं जब कोई फॉल्स बन जाता है तो। और ये ऑप्शन दिया है आंसर नंबर 1। तो इसे आप रेफर कर लीजिए,
जो मेन बॉटनी का सेक्शन एज पर नीट था उसमें हमने सारे सॉल्यूशंस कर लिए एंड आई एम होपिंग, आई एम नॉट होपिंग, आई एम एक्चुअली कंफर्म कि आपने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए होंगे। आगे जूलॉजी वाले सेक्शन से भी कुछ 10-12 है, उसको भी देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली बॉटनी के पार्ट्स बनते हैं, लाइक बायोटेक, सेल डिवीजन। रेफर कर लीजिए इसे जल्दी से। आगे जूलॉजी के सेक्शन से हम लोग कवर अप करते हैं कुछ जो हमारे हिसाब से बॉटनी के सिलेबस से बिलोंग करते हैं। तो देखिए 152 सेक्शन ए जूलॉजी से बॉटनी वाला पार्ट है एज पर आवर सिलेबस। उसमें ये कहता है ना कि आरएनए जहां भी होगा उसका म्यूटेशन फास्टर होगा। बिल्कुल सही बात है, आरएनए बहुत रिएक्टिव है। दूसरा कहता है कि जिस वायरस के पास आरएनए जीनोम है वो म्यूटेट भी फास्ट करेगा, लाइफ स्पैन भी कम होगा। तो म्यूटेट फास्ट करेगा, रीजन पता है, लाइफ स्पैन इसलिए कम होगा क्योंकि रिएक्टिव आरएनए उसका जीनोम है जिससे कि वो बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए किसमें है, बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर 3। साइटोस्केलेटन का फंक्शन, सेल का जो स्केलेटन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका काम क्या होता है? स्केलेटल फ्रेमवर्क देना, मोटिलिटी देना, लोकोमोशन में हेल्प करना, कुछ जगहों पे माइक्रोट्यूब्यूल बेसल बॉडी स्पिंडल फाइबर बनाने में भी हेल्प करते हैं, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट करने में, सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज करके स्यूडोपोडिया बनाने में, सेल फरो बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए इनमें से कौन सा बात लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है मोटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन याद रखना, इंट्रासेल्यूलर, यहाँ जनरल वर्ड दिया तो ये सही नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 इन द H3 कोड। पेडिग्री में बोल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ऐसे और इस तरह से 2 लाइन दिया, कॉन्सैंग्विनियस मैरिज भी जिसे कहते हैं। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका दिया है आंसर नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम, EMS, एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम, अंदर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। GERL सिस्टम होता है इसमें, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द लाइसोसोम। देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है कि नॉट है, नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट, तो आप देख लो कि GERL और वैक्यूल, इसके अलावा कोई नाम है वो सब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, पेरोक्सीजोम होगा, यानी कि ACE इज नॉट अ पार्ट। आंसर देख लो कि ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन है आपका 4th में। चलिए फिनिश होता है हमारा। 162 में आते हैं, ये भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली बॉटनी में आता है। मैच द कॉलम। देखो जीन ए बोल रहा है, स्ट्रक्चरल जीन लैक ऑपेरॉन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ZYA। Z बना रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बना रहा था परमिएज, A बना रहा था ट्रांस एसिटाइलेज। तो देखिए जीन ए जो है वो आपका बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, तो इसका 2 हो जाएगा। देन आपका बोलता है कि जीन Y, तो ये आपका बना देगा क्या, परमिएज, 3rd हो जाएगा। I पूछ रहा है तो I होगा रिप्रेसर, 4th हो जाएगा। तो I कह रहा है, I हो जाएगा आपका 4th वाला। और Z के बारे में कह रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो किस में आ रहा है, तो 1st में आ रहा है। तो इसका आंसर देखिए किस में होगा, 2, 3, 4, 1, जिस ऑप्शन में 2, 3, 4, 1 आंसर हो जाएगा इसका 4th। आगे देखो 162 में, अच्छा 162 तो हमने देख लिया है। देन उसके बाद देखिए 168 पूछ रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस कौन नहीं है। बायोटेक एप्लीकेशन, PCR जो कि आपका HIV के लिए रूटीन टेस्ट था, जो कि आपका एम्प्लीफिकेशन करके डिटेक्ट कर रहा था। एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी पे के बेसिस पे था, जो कि आपका HIV इन्फेक्शन का एक रूटीन टेस्ट बन सकता है, लेकिन कंफर्मेटरी आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद आपका आता है क्या, PCR, इससे प्रोब के हेल्प से जो हम लोग म्यूटेशन पता करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इसमें PCR, एलिसा, RDT तीनों होगा। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस आपका क्लासिकल वे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ये आपका अर्ली डायग्नोसिस में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखो सब लोग 170 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर याद अगर होगा तो पिछले साल के भी पेपर में ESP से क्वेश्चन पूछा था। डायरेक्ट लाइन है, 2nd पेज का एनसीईआरटी का लाइन है, इसके लिए सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए आपको। ESP थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल रिलीज करता है, तो बिल्कुल सही है।
और दूसरा कह रहा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस को रिमूव करता है। बहुत गलत बात है, वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। 1 इज करेक्ट, बट आपका क्या है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है। तो देखिए किस ऑप्शन में आता है। तो 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। देख लेना अपने हिसाब से, ये सही है फर्स्ट, और सेकंड क्या है, गलत है। उसके बाद 171 कौन वेक्टर नहीं है, क्लोनिंग वेक्टर। तो आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PBR 322, PUC 19, ये सब जो है वेक्टर होते हैं। बैक्टीरियोफेज वेक्टर होता है। लेकिन प्रोब तो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA है, जो कि टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से म्यूटेशन को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 175 नंबर क्वेश्चन है H3 कोड में। पहला स्टेटमेंट कहता है, जो गलत पार्ट है वो बताते हैं कि प्रोकैरियोट में नेगेटिवली DNA, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज DNA पॉजिटिव है, प्रोटीन नेगेटिव है। आगे पढ़ना भी नहीं है, गलत है। DNA नेगेटिव होता है, प्रोटीन पॉजिटिव होता है। यूकैरियोट में कह रहा है कि नेगेटिव DNA पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर पे कॉइल्ड होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। देखिए कौन से ऑप्शन में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं 178 नंबर क्वेश्चन। वहां पे अपना कह रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। 178 में हमसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम। ये तो गलत बात है, प्रोमोट करता है। जितना न्यूट्रिएंट होगा उतना एल्गल ब्लूम होगा। और देखो क्या है कि कितना चालाकी आप दिखा सकते थे। इससे रिलेटेड पहले भी स्टेटमेंट था बॉटनी वाले सेक्शन में, वहां अगर आ रहा था तो यहाँ तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो तुरंत। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टालिटी। एल्गल ब्लूम खराब है तो वो कैसे जानवर का मोर्टालिटी कम करेगा, वो तो बढ़ाएगा। सेकंड भी गया। थर्ड बोला यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर लेक्स। तो ये कहता है कि यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन जो है वो आपका क्या करता है, फिश मोर्टेलिटी वगैरह बढ़ाता है, लेक का ड्राइंग अप करता है, उससे थोड़ी डोमेस्टिक सीवेज बनता है। डोमेस्टिक सीवेज से यूट्रोफिकेशन हो सकता है अगर उसमें नाइट्रेट एंड फॉस्फेट है। तो थर्ड ऐसे ही चला गया। तो बचा क्या अपना, फोर्थ हो जाएगा आंसर नंबर 4। बायोमैग्निफिकेशन से तो टॉक्सिसिटी बढ़ता ही है हर बढ़ते ट्रॉपिक लेवल पे। तो अपने हिसाब से आप देख लेना, यहाँ पे आंसर क्या बना था, दोनों सही है। जो भी कोड है आपका, यहाँ मोटिलिटी था, यहाँ पे फीमेल मेल के बीच में डबल लाइन बना दो। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में गोल्गी बॉडीज, ER, लाइसोसोम, वैक्यूल छोड़ के जो दिखे उसको मार्क कर लीजिए। जीन A ZYA, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमिएज, A जो है वो आपका ट्रांस एसिटाइलेज, I जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन। नॉट अर्ली डायग्नोसिस, PCR, ELISA एंड RDT के अलावा कुछ दिख जाए मार्क कर दो। ESP थर्मल प्लांट बिल्कुल सही, लेकिन वो डस्ट को रिमूव करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस को नहीं। उसके लिए आपका अलग एब्जॉर्बिंग, रेडिएशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज होते हैं। नॉट अ वेक्टर, PUC, PBR, BAC, YAC, बैक्टीरियोफेज, ये 5 छोड़ के जो भी रहे नॉट अ वेक्टर। नेगेटिव प्रोटीन होता है, गलत बात है। पॉजिटिव हिस्टोन होता है, सही बात है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, बायोमैग्निफिकेशन वाला स्टेटमेंट सही है, इसे आप रेफर कर लीजिए। कुछ 5-6 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं हम लोग जूलॉजी में। आपका 177 क्वेश्चन कह रहा है क्या, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, उसमें यही कहना चाह रहा है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड। सही बात है, लो पे इनर्ट रहता है और हाई पे आपका क्या रहता है, डीनेचर्ड। तो बिल्कुल सही है, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में बात कह रहा है कि एंजाइम और इनहिबिटर जो है, या सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों का शेप रिजेंबल करता है, इसीलिए वो एक्टिव साइट के लिए कम्पीट करते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। बिल्कुल सही बात है। तो वो आंसर मार्क करो जिसमें दोनों सही स्टेटमेंट दिया है। तो हमारे कोड में है ये ऑप्शन थर्ड, जिसके भी कोड में जो भी लाइन है दोनों स्टेटमेंट सही है। 179 में अगेन
अमीनो एसिड नॉर्मली जो है वो आपका नेचुरली एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स लेफ्ट साइड एन होगा, राइट साइड सी होगा, ये गलत है आपका। और हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट, 2 अल्फा 2 बीटा, ये सही है। ढूंढो ऑप्शन, फर्स्ट गलत और सेकंड सही। तो हमारे कोड के हिसाब से क्या है कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक 183 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपना बनता है, यहाँ पे मैच द कॉलम है। कह रहा है कि देखो अ लियोपर्ड एंड लायन, देखो लियोपर्ड और लायन दोनों कार्निवोर है, दोनों का रिसोर्स सिमिलर होगा, मीन्स कॉम्पिटिशन अराइज होगा। तो ए का अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बी का देखते हैं, कुकू एग इन क्रोज नेस्ट, ये तो ब्रूड पैरासिटिज्म है, तो बी का 2 हो जाएगा। सी का देखो, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस इंट्रैक्शन, 3rd हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि देखिए 1 2 3 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3rd में 1 2 3 4 है। 185, ये आपको कह रहा है कि 185 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रॉड पाम, डायग्राम देखना डाउन सिंड्रोम का है कि पाम में क्रीजेस होते हैं, ये डाउन सिंड्रोम का है। देखो किस ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम दिया है, ऑप्शन नंबर 3rd। थैलेसीमिया जो है उसमें ब्लड का प्रॉब्लम होता है, अल्फा बीटा दोनों चेन में गड़बड़ हो सकता है किसी एक में। क्लिनेफिल्टर टर्नर जो है वहां स्टेरिलिटी, शॉर्ट स्टेचर लॉन्ग स्टेचर वाला प्रॉब्लम आएगा, ये आपका 185 का डाउन्स हो जाएगा। अब ये देखो 5' to 3' दिया है, तो ये अपना कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। और याद कीजिए एनसीईआरटी का लाइन या अपना कॉन्सेप्ट, कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए बिल्कुल सेम होगा, सब कुछ पोलैरिटी भी सेम होगा, सीक्वेंस भी सेम होगा, बस जहां यू है वहां टी कर दो। तो देखो आपका 3' to 5' वाला ऑप्शन गया, 2 and 4 बचा, 1 and 3, 5' to 3'। अब क्या है कि जैसा है सब कुछ वैसे ही होगा, ए है तो ए ही होगा, सी है तो वही होगा, जी है तो वही है, बस यहाँ पे टी कर देना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1st है, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1st है, मतलब ए टी सी जी, 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 बस यू की जगह टी कर देना है। अगला क्वेश्चन है 195 का, आपका स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई, बोलता है कि टेट्राड जो है वो आपका बनेगा लेप्टोटीन में, बहुत ही गलत बात है, तो ये गया। उसके बाद बोल रहा है कि एनाफेज, अब सिंपली एनाफेज दिया मतलब माइटोसिस, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, तो ठीक है ये सही है। फिर बोलता है कि टर्मिनलाइजेशन पकाइटीन में हो रहा है, ये डायकाइनेसिस में होता है, गलत हो गया। उसके बाद कहता है कि सारे चीज रिफॉर्म करते हैं टेलोफेज में, सही बात है। अगला कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, बिल्कुल नहीं, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स में ये नहीं होता है, तो मतलब है कि बी एंड डी ये सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे कोड के हिसाब से ये आ जाता है आंसर नंबर 4। उसके बाद चलो देखते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन मात्र और बच गया है, हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 196 इसमें दे रहा है कि स्टेटमेंट 1 G0 में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। बहुत बच्चों ने गलती किया होगा, G0 में नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइए, G0 में जो सेल गया है वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जिंदा तो है ना, तो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगा ना। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, सॉरी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, यही सेम लाइन पहले भी है क्वेश्चन में, ध्यान दिए होगे तो ये बन जाता। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 सही है। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 1 का इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 198। अगर हम देखें तो टोटल हमारे सिलेबस के, अपने गोल के सिलेबस के हिसाब से 67 क्वेश्चंस, लगभग ये आपका 17 क्वेश्चन के आसपास कह सकते हो आया है जूलॉजी वाले पार्ट में अपने सिलेबस के हिसाब से, और 33 और जो ये आपका 33 था वो जूलॉजी था, और 50 उधर था, तो 50 और 17 67 हो गया। तो मतलब है कि ज्यादा दबदबा बॉटनी का रहा, और बॉटनी एकदम 1 लाइनर था, कोई ट्विस्टिंग नहीं था, कोई कंसेप्चुअलिटी नहीं थी,
टू द पॉइंट एनसीईआरटी का लाइन था। आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। 198 मैच द कॉलम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ग्राफ से। लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में कह रहा है। तो लॉजिस्टिक कब होता है? जब रिसोर्स लिमिटेड है। और एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक कब होता है? जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो ए का आपका हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1। इतना भी आप जान रहे थे तो आगे नहीं भी जानो बन जाएगा। और सी वाला तो सब बना लोगे, कॉमन सेंस है। एक्सपैंडिंग एज है, मतलब यंगर ज्यादा होंगे, ओल्डर कम होंगे। तो सी का जो है वो आपका 3rd है। ये हम लोग बहुत सारे AITS में हमने प्रैक्टिस भी किया था, आपको याद होगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस लगभग जो है वो AITS से ही मैच कर रहे थे, स्पॉट से मैच कर रहे थे, DPP से मैच कर रहे थे, PYQ से मैच कर रहे थे, पिछले साल के ही जस्ट रिपीटेड थे। डी वाला कह रहा है स्टेबल। स्टेबल कब है? जब सब बराबर हो, लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो 2, 1, 3, 4 देखिए किस ऑप्शन में है। तो ये है आपका आंसर नंबर 3rd। तो अपने कोड के हिसाब से देख लेना, मैंने आंसर्स भी बताया है, मैंने आपको ऑप्शन भी बताया। अगर X3 है कोई मेहनत नहीं है, अगर कोई और कोड है तो उसमें भी मैंने सारे वर्ड, सारे एक्सप्लेनेशन यूज किए। आप इसको जल्दी से रेफर कर लीजिए एक बार। हम यहाँ से हट जाते हैं। चलिए, तो इससे हमारा क्या है कि सॉल्यूशन फिनिश होता है बॉटनी का एंटायर चीज, जो एज पर आवर सिलेबस था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी का नीट बहुत अच्छा गया होगा। सो अब हम लोग बस फिंगर्स क्रॉस्ड वेट करते हैं रिजल्ट का। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट होगा। एंड एंजॉय योर टाइम। कुछ प्रोडक्टिव काम में अपने टाइम को बिताइए। और बस हम लोग वेट करते हैं मिलके रिजल्ट का। थैंक यू एवरीबॉडी।